पाकिस्तान में भारी बवाल के बाद शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई है और इमरान की बहन को मुलाकात की इजाजत मिल गई है। इसके पहले पीटीआई समर्थक और सेना आमने सामने हो गई थी और इसके कारण हालात यहां पर गृह युद्ध जैसे पैदा हो गए थे। रावलपिंडी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान की तस्वीरें शहबाज सरकार को डरा रही है, क्योंकि करीब 1 महीने से परिजनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उनकी बहन जेल में जाकर मुलाकात की इजाजत मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को मुनीर शहबाज पर भरोसा नहीं है। इसीलिए पीटीआई समर्थकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट पर है। यहाँ धारा 144 लागू है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। वाटर कैनन की तैनाती की गई है। आर्म्ड गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर अदियाला जेल तक जाने वाले रास्तों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बावजूद इसके पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतर आए और हाई कोर्ट की ओर बढ़ गए। पीटीआई के इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के वकीलों का भी सपोर्ट है, जिसे देखते हुए वकीलों को भी हाई कोर्ट में एंट्री बैन हो गई है। हालात से निपटने के लिए यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला कर अपनी कब्र खुद खोद ली है, क्योंकि अब तालिबान रुकने वाला नहीं है। 7 दिन पहले आतंकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। टीटीपी ने अब उसका बदला लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान की है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने वाले इस जिले में तालिबान ने आसमान से बम बरसाए और ये पाकिस्तान के बदलापुर की गवाही दे रहा है। टीटीपी के जारी इस वीडियो में देखिए, पाक सेना के 2 से 3 हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से टीटीपी ने बम फेंका। जैसे ही बम हेलीपैड पर जाकर फटता है, पाक सैनिकों में हड़कंप मच जाता है और वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह एक और कंटेनमेंट जोन में बम बरसाए और तबाही मचाई। पाकिस्तान सेना की गाड़ियों और टैंकों पर टीटीपी ने तबाही वाली एयर स्ट्राइक की और मुनीर एंड आर्मी को मैसेज दे दिया है कि अब जो लड़ाई उसने शुरू की है उसे खत्म तालिबान करेगा। पाक ने 7 दिन पहले अफगानिस्तान के 3 प्रांत पर एयर स्ट्राइक की थी। पाक ने खोस्त कुनार और पख्तिता में हमला किया था, जिसमें 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई थी और ये उसी हमले का बदला है जिससे पाकिस्तान में तबाही मची है। पाकिस्तान जिसके खुद के देश में खाने के लिए दाना नहीं है, वो पाकिस्तान अब श्रीलंका को मदद भेज रहा है। लेकिन मदद के नाम पर पाकिस्तान किस तरह का मजाक कर रहा है वो दुनिया को अब दिख गया है। वहीं भारत पर झूठे आरोप लगाने वाली शहबाज सरकार महज 4 घंटे में ही एक्सपोज हो गई। श्रीलंका में दितवा ने तबाही मचाई और उसी को लेकर आतंकिस्तान ने झूठ बोला। पाकिस्तान का मकसद भारत की छवि दुनिया की नजरों में खराब करने का था, लेकिन हर बार की तरह उसने मुंह की खाई। पाकिस्तान के इस झूठे दावे की पोल भारत ने कुछ ही घंटों में खोल कर रख दी। भारत ने साफ किया है कि भारत ने बाढ़ प्रभावित श्रीलंका जा रही पाकिस्तान की मानवीय सहायता फ्लाइट को तेजी दिखाते हुए ओवर फ्लाइट क्लियरेंस दे दिया और पाकिस्तान के फैलाए प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को मदद तो भेजी, लेकिन राहत सामग्री के नाम पर मजाक किया। दावा है कि पाक ने एक्सपायर हो चुका सामान भेजा, जिसने तुर्की भूकंप की याद दिला दी, जब तुर्की की मदद के लिए भी पाक ने एक्सपायरी सामान भेजा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन संघ ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करने की पूरी प्लानिंग है और इसके लिए लखनऊ में जल्द ही हिंदू सम्मेलन भी हो सकता है। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बैठक में तय हुआ कि लखनऊ में जनवरी में बड़े हिंदू सम्मेलन की तैयारी है, जिसके जरिए योगी का हिंदुत्ववादी चेहरा चमकाया जाएगा। जातिगत विभाजन खत्म करने की रणनीति बनाई गई है। संघ के पंच प्रण और सम्मेलन की भी तैयारी है। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ ही संघ प्रदेश में अपना और विस्तार करेगा। बीजेपी अपने संगठन में बदलाव करेगी और सरकार तेजी से बचे हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगी, क्योंकि 2027 में वो ऐसी कोई चूक नहीं होने देना चाहते जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2027 की करेंगे योगी आदित्यनाथ। लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बीजेपी कुंडी खटखटाओ अभियान चला रही है और इसके तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वा रहे हैं। इसके लिए वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक घर घर जा रहे हैं। लोगों से एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिम्मा संभाले हुए हैं। ये नेता घर घर जा रहे हैं, लोगों से विशेष मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एसआईआर प्रक्रिया में अपना योगदान दें। इस अभियान का मकसद नए मतदाताओं, खासकर युवाओं को सूची में जोड़ना और किसी योग्य मतदाता का नाम ना छूटने का है। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वार्ड जा रहे हैं और लोगों को मतदाता हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर बूथ की बीजेपी ने मैपिंग की है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि किसी भी घर में मतदाता सूची से जुड़ी कोई चूक न रह जाए।
संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज दूसरा दिन था। आज भी विपक्ष प्रदर्शन जारी रहा। संसद की कार्रवाई से पहले पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। एसआईआर को लेकर यहां जोरदार प्रदर्शन हुआ और नारेबाजी भी की गई। हाथों में तख्तियां और बड़े बड़े बैनर जिन पर लिखा था एसआईआर स्टॉप और वोट चोरी स्टॉप, और पूरा विपक्ष जिसमें ज्यादातर इंडिया ब्लॉक के नेता थे। प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. Government is not ready to discuss. वहीं बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। कहा सरकार चर्चा के लिए हर वक्त तैयार है। बंगाल में चुनाव होता है तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, हिमाचल में होती है तो वोट चोरी नहीं। मतलब साफ है कि अभी जितने भी दिन संसद चलेगी उतने दिन सरकार और विपक्ष के बीच एसआईआर जैसे कई मुद्दों पर तकरार होना लाजमी है। सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर दिए गए नए आदेश पर अब सियासत तेज हो गई है और इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा किया है। साथ ही इसे नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला भी बताया है। एसआईआर पर जारी सियासी घमासान के बीच सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर बवाल हो रहा है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सदन में विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। साथ ही आरोप लगाया कि इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रखी जा रही है। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy. विपक्ष के विरोध पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ये ऐप जासूसी नहीं करता, ना ही किसी की कॉल्स मॉनिटर करता है। ये लोगों पर निर्भर है कि वो इसको रखें या ना रखें। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। वहीं अब सरकार के इस आदेश को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब जानना यह भी जरूरी है कि जिस संचार साथी ऐप पर इतना बवाल मचा हुआ है वो क्या बताएगा। मोबाइल पर आपकी सक्रियता को वो जाहिर करेगा, यानी आप घर में हैं, बाहर हैं, कहां जा रहे हैं ये बताएगा। आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस हैं ये भी जानकारी देगा। बैंक और वित्तीय संस्थानों के संपर्क नंबर की जानकारी आपको देगा। असली या नकली हैंडसेट की जांच भी इस ऐप के जरिए हो पाएगी। दावा किया जा रहा है कि संचार साथी ऐप बड़े काम का है। ये दूसरे कई कामों में भी मददगार है, जैसे खोए या चोरी मोबाइल की रिपोर्ट कर पाएंगे, चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर पाएंगे, धोखाधड़ी करने वाले वेब लिंक्स की पहचान कर पाएंगे, संदिग्ध फ्रॉड या स्पैम से भी ये ऐप आपको बचाएगा। भारतीय नंबर दिखाकर धोखा करने वालों से जो फ्रॉड होता है वो भी बचाएगा और फ्रॉड इंटरनेशनल कॉल से भी ये आपको सुरक्षित रखेगा। मतलब ये ऐप साइबर क्राइम से बचाने में मददगार होगा और सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि ये अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। मतलब आप चाहें तो रखें या चाहें तो डिलीट कर दें। झारखंड की राजनीति में अटकलें तेज हैं कि क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा खेला करेंगे। चर्चा है कि जेएमएम जल्द एनडीए का हिस्सा बन सकता है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। मुलाकात की इस खबर के साथ ही झारखंड में सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाने से हेमंत सोरेन नाराज है। आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि वो हेमंत सोरेन पर दबाव बना सके और 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत का हेमंत सोरेन जेएमएम की जीत बताकर एनडीए में जा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन और बीजेपी नेता के बीच बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि दोनों दलों के साथ आने की सहमति बन चुकी है। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीट में बहुमत के लिए 41 होनी चाहिए। अभी सरकार हेमंत सोरेन चला रहे हैं। उनकी पार्टी जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, बीजेपी के पास 21, एलजेपी आरवी के पास 1, आजसू के पास 1, जेडीयू के पास 1 सीट है। ऐसे में कुल 58 विधायक होंगे जो बहुमत से काफी ज्यादा होंगे। हालांकि ये अभी कयास है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है।
प्रयागराज में माघ मेले की ये शुरुआत सिर्फ बसावट नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिज्ञा है। आध्यात्म का ये मेला महाकुंभ से भी भव्य होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरा प्लान तैयार कर चुका है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर बंदोबस्त पर योगी आदित्यनाथ की नजर होगी। माघ मेले के लिए जमीन का आवंटन अब शुरू हो चुका है। संगम की धरती में एक बार फिर आस्था मेला लगने वाला है। संगम की धरती पर आज से शुरू हो चुकी है माघ मेले की तैयारी, वो भी महाकुंभ जैसे। मेला प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दंडी सन्यासियों को भूमि आवंटित की गई। दंडी सन्यासी के लिए सबसे पहले जमीन नापी गई, पट्टे गाड़े गए और उनके शिविर बसाने का शुभारंभ किया गया। संत समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जो भी उन्होंने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न किए वो बहुत ही सार्थक रहे हैं। एक बार फिर संगम के किनारे लाखों साधु संत होंगे। महाकुंभ की सारी तैयारी भव्य होंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 2 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है और इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बरेली के बारादरी थाना इलाके में प्रशासन ने ये कार्रवाई कर बता दिया कि अगर निर्माण अवैध है तो कानून के मुताबिक नहीं है तो पीले पंजों का एक्शन दिखाई देगा। बीडीए की ये कार्रवाई 2 अवैध बारात घरों पर हुई। पहला आवान ए फरहत बारात घर जिसका मालिक सरफराज वली खान है, दूसरा गुड़ बारात घर जिसका मालिक राशिद है। प्रशासन के मुताबिक ये दोनों ही इमारत बिना नक्शे पास कराए बनाई गई है। जिनके बारात घरों पर कार्रवाई हुई है दोनों मालिक मौलाना तौकीर रजा और आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें कि दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। इससे पहले यहां रहने वाले लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस को इनके विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद था। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 2 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा था। अगली खबर हम बिहार की बात करेंगे क्योंकि बिहार में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ बिहार में बुलडोजर गरज रहा है। पटना के बोरिंग रोड में अतिक्रमण हटाया गया है। बेगूसराय में फ्लाईओवर के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया है। पटना भागलपुर के साथ बेगूसराय में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। लोहिया नगर फ्लाईओवर के पास किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन की कई टीमें भी मौजूद रही। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करना चाहा तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां भाजी। इस दौरान लोग इधर उधर भागते नजर आए। भागलपुर में भी सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर के रास्ते में जो आ रहा है उसे वो हटा रहा है। यहाँ नगर निगम और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में तो बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। बोरिंग रोड इलाके में सड़क से अवैध कब्जा तो हटाया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं लेकिन उनके आने से पहले ही उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भारत पहुंच चुकी है। रूसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी एफपीएस गार्ड की वो टीम जो पुतिन के दौरे से पहले हर उस स्थान पर पहुंच जाती है क्योंकि सवाल पुतिन की सुरक्षा का होता है। राष्ट्रपति पुतिन अपने फैसलों और तेवरों की वजह से हमेशा दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा रूसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस सुरक्षा एजेंसी के पास है। पुतिन जब भारत आएंगे तो उनकी सुरक्षा अभेद्य होगी क्योंकि उनकी सुरक्षा में 100 से ज्यादा एफपीएस बॉडीगार्ड तैनात होंगे जिनमें से करीब 50 भारत पहुंच चुके हैं। रूसी सरकारी सुरक्षा एजेंसी एफपीएस को 1995 में बनाया गया, तब से वो वीआईपी लोगों को सुरक्षा दे रही है। पुतिन की सीक्रेट आर्मी एफपीएस से ग्रेजुएट होती है। इनका कई इंटरव्यू पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। वजन 90 किलो तो हाइट 5.8 फीट से 6.2 फीट होनी चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड, भाषाओं के ज्ञान के बाद भी इन बॉडीगार्डों को सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। हर परीक्षा को पार कर जब ये किसी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, ऐसे में पुतिन की सुरक्षा कितनी अभेद्य होती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि एफपीएस के ये जवानों का सिर्फ एक मकसद होता है पुतिन की सुरक्षा। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े फैसले लिए हैं। अब मदरसों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यहां रहने वाला हर शख्स जो है वो जांच के दायरे में आएगा।
दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच को लेकर लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शाहीन के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 5 घंटे तक उसके पिता और भाई से पूछताछ की गई और शाहीन से जुड़े कई सबूत जुटाए। वहीं धमाके की जांच को लेकर दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से मिले सुराग के बाद लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सीएम योगी के आदेश के बाद मदरसों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत मदरसों में रहने वालों की जांच की जा रही है। साथ ही उनके कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। ये मोहम्मद समीर रजा हैं। बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। आपका आधार कार्ड यही है ना? बता दें कि देश भर में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तलाशी अभियान चला रही है और आतंकियों के जुड़े संदिग्धों का ब्यौरा जुटा रही है, जिससे कि उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। हरियाणा के चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है और हत्या के पीछे जो वजह बताई गई है वो है गद्दारी। जो कभी दोस्त थे, आखिर वो कैसे दुश्मन बन गए और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया, ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई और इंद्रप्रीत पैरी स्कूल में दोस्त बने, साथ रोटी खाई, लेकिन आज उसी दोस्त की बिश्नोई गैंग ने हत्या करवा दी। आरोपी ने चंडीगढ़ में पैरी की कार का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गैंग वॉर की ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें फायरिंग के बाद आरोपी फरार होते दिख रहे हैं। पुलिस अभी हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी कि लॉरेंस गैंग का पोस्ट सामने आ गया। गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप का गद्दार था। गोल्डी या रोहित से फोन करवाकर क्लब से पैसों की उगाही करवाता था, इसी वजह से इसे मारा गया है। इंद्रजीत पैरी लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज फ्रेंड था। लॉरेंस से डीएवी कॉलेज में मुलाकात हुई। इंद्रजीत पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में एक्टिव था। पैरी पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे और वो जमानत पर बाहर था। गोल्डी और लॉरेंस की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अब इस वारदात से अदावत और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मौत के घाट उतार दिया है। बावरिया गिरोह के सरगना मिथुन का उस समय एनकाउंटर हुआ जिस समय वो अपने साथी के साथ पार्टी कर रहा था। एनकाउंटर में घायल मिथुन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। योगी फोर्स ने आतंक का पर्याय बन चुके बदमाश मिथुन को ढेर किया है। बदमाश अपने साथी के साथ खेत में शराब की पार्टी कर रहा था। उसी दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें उसका साथी तो फरार हो गया, लेकिन मिथुन घायल हो गया जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी के ठिकाने से पुतिल ने कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं, जो बता रहा है कि बदमाश कितना कुख्यात था। जिस तरीके से सफेद निशान है, उस पर कार्बाइन और उनकी पिस्टल, अवैध हथियार और अन्य दूसरी चीजें बरामद हुई थी। मृतक बदमाश अपने दोस्त के साथ यहाँ पर पार्टी कर रहा था। जिस तरह से उसके पास हथियार मिले हैं, उससे मिथुन का एनकाउंटर बड़ी कामयाबी है। हालांकि मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। पुलिस अब बदमाश के साथी की तलाश में जुटी है ताकि उसकी भी डेंटिंग पेंटिंग की जा सके। उत्तर प्रदेश के संभल में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में आज रेड मारी गई। छापेमारी में पता चला कि यहां अवैध रूप से एलपीजी गाड़ियों में भरी जाती है, लेकिन इस रेड के दौरान टीम को एक कुआं भी मिला जो काफी पुराना बताया जा रहा है। छापेमारी तो अवैध गैस रिफिलिंग को लेकर हुई थी, लेकिन प्रशासन को यहाँ एक कुआं मिल गया जिसके ऊपर निर्माण कर दिया है। इस वीडियो में जहाँ पर अधिकारी खड़े हैं वहाँ पर ये कुआं है जिसका एक ढांचा है। यहाँ भी सिलेंडर रखे हुए थे हमारे। सिलेंडर जो हमने जब्त किए हैं वो यहाँ भी रखे थे। जो उस सिलेंडर को जब्त करने गए तो वहाँ एक कुएं का ढांचा दिख रहा है। लेकिन इस कुएं का पता कैसे चला वो भी जानिए। दरअसल यहाँ के मोहल्ला नाला इलाके में प्रशासन को अवैध तरीके से गाड़ियों में एलपीजी गैस रिफिलिंग की शिकायत मिली थी। पुलिस ने आरोपी अकबर को गिरफ्तार किया जो ये काम कर रहा था। प्रशासन को यहाँ से 26 सिलेंडर मिले जिनमें 12 खाली और 14 भरे हैं। साथ ही यहाँ से 8 से 10 वो मशीनें भी मिली जिनसे अवैध तरीके से गैस भरने का काम जारी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में आज पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपको धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं। 2027 में यूपी में चुनाव होना है और धर्मेंद्र प्रधान का आज यूपी में पहुंचना, कल बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक संघ के अधिकारियों के साथ होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पंचायत चुनाव से पहले 92 हिस्ट्री शीटर्स की पूरी क्लास ली गई। अपराधियों को ये अच्छी तरह समझा दिया गया कि पुलिस अब 24 घंटे डिजिटल निगरानी करेगी। योगी फोर्स कितनी सतर्क है उसके लिए थानेदार साहब का ये वीडियो देखिए, जिन्होंने थाने में एक अनोखी पाठशाला लगाई है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 92 हिस्ट्री शीटर बुलाए गए हैं।
थाना प्रभारी हनुमंत तिवारी ने सभी हिस्ट्री शीटरों को थाने में तलब किया और फिर साफ साफ चेतावनी दी, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, सावधान हो जाएं। पंचायत चुनाव आ रहा है, गांव का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की वजह से आपके गांव में कोई व्यवधान आया चुनाव को लेकर, राजनीतिक गुटबाजी कराया, मारपीट फर्जी हुआ, तो इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि आप इतिहास बन जाओगे। देश में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां आने जाने के लिए सड़क या पुल नहीं है और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है उत्तरकाशी से, जहां कुछ गांव वाले आने जाने के लिए पुल बनाते दिख रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि सरकार का काम जो है वो वहां के स्थानीय नागरिकों को करना पड़ रहा है। चौंका देने वाला वीडियो उत्तरकाशी के तरला गांव का है। यहां रहने वाले ग्रामीण लोग काली नदी पर पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में 6 लोगों को देखा जा सकता है जो रस्सी पकड़े हैं, उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काली नदी का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसी नदी पर बना पुल आपदा में बह गया था, जिसके बाद से आज तक पुल नहीं बन पाया है और इस काली नदी पर ये लोग पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ लोग ऐसे ही रस्सी के जरिए जान जोखिम में डालकर काली नदी को पार करते हैं। कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि नदी का जल स्तर इतना ज्यादा होता है कि लोग कई दिनों तक घरों में कैद रहते हैं।